नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच ओएस एलडीसी 20% कोटा का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, जो इसी ईयर में सीबीटी बेस एग्जाम हुआ था। तो आज हम लोग इस क्वेश्चंस को डील करते हैं। 22/12/2025 को सीबीटी एग्जाम हुआ था कंप्यूटर बेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। For hostel subsidy, a school should be at how much distance in kilometer from house of the employee? हॉस्टल सब्सिडी के लिए कर्मचारी के घर से स्कूल की दूरी कितने किलोमीटर होनी चाहिए? हॉस्टल सब्सिडी के लिए कोई भी कर्मचारी जब क्लेम करता है तो उसका बच्चा घर से 50 किलोमीटर की दूरी पे पढ़ना होगा, तभी कर्मचारी हॉस्टल सब्सिडी के लिए क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन में ये है 40, 45 और 50। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे घर से पढ़ने पे हॉस्टल सब्सिडी दिया जाता है। What joining time in terms of day is admissible in case of transfer upon 2000 किलोमीटर? 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी के स्थानांतरण के मामले में दिनों के हिसाब से कितना समय स्वीकार होगा? अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर होता है किसी भी कर्मचारी का, तो 1000 किलोमीटर के अंदर अगर होगा तो उसे 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम प्रदान किया जाता है, और यदि 1000 से 2000 के बीच हो तो 12 दिन का, और 2000 किलोमीटर से अधिक हो तो 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम प्रदान किया जाता है। यदि 2000 किलोमीटर से अधिक स्थानांतरण हुआ है और उस स्थान पे अगर कोई कर्मचारी एयर ट्रेवल करके जा रहा है तो वहाँ पे ज्वाइनिंग टाइम सिर्फ 12 दिन ही प्रदान किया जाएगा, ना कि 15 दिन। तो यहाँ पे नॉर्मल केस है 2000 किलोमीटर से अधिक, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा सी, 50 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेलवे डॉक्टर कैन एक्सटेंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव फॉर हाउ मेनी मंथ्स फॉर स्टडी पर्पस? रेलवे डॉक्टर अध्ययन के उद्देश्य से कितने महीने तक असाधारण अवकाश ले सकता है? तो हमारा हो जाएगा आंसर सी, 36 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। हाउ मेनी एनेक्सेस आर देयर इन ए मेजर पेनाल्टी चार्ज मेमोरेंडम? किसी दिग्दंड के आरोप संबंधी ज्ञापन में कितने अनुलग्नक होते हैं? तो हमेशा जो भी डीआर डील करते हैं उनको मालूम होगा कि मेजर पेनाल्टी में हमेशा 4 अनेक्जर दिए जाते हैं, अनेक्जर 1, 2, 3, 4। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 4। अनेक्जर 1 में आपका आर्टिकल ऑफ चार्ज होता है, अनेक्जर 2 में आपका आरोप का विवरण होता है, और अनेक्जर 3 में आपका रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और अनेक्जर 4 में आपका विटनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। हाउ मेनी पीएनएम शुड बी हेल्ड इन जोन इन ईयर? एक जोन में एक वर्ष में कितने पीएनएम आयोजित किए जाने चाहिए? जनरली हर एक क्वार्टर में पीएनएम मीटिंग करना होता है, तो एक साल में हमारा 4 मीटिंग हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5 का सी। आंसर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, 5 का सी। पीएनएम मीटिंग जो जोन लेवल में होते हैं 3 महीने में एक बार कराया जाता है, और डिवीजन में 2 महीने में एक बार कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। व्हाट इज द पीरियड ऑफ इंटरवल इन टर्म्स ऑफ मंथ फॉर पीएनएम एट डिविजनल लेवल? मंडल स्तर पर पीएनएम के लिए अंतराल की अवधि महीनों के संदर्भ में कितनी है? तो 2 महीने के अंतराल पर पीएनएम मीटिंग डिवीजन में कराया जाता है, और पूरे साल में 6 बार कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। व्हाट इज द परसेंटेज रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस? महंगाई भत्ता की वर्तमान दर क्या है? वर्तमान में महंगाई भत्ता अभी क्या 58% है। तो आंसर देख लेते हैं हम लोग, 57, 61, 63। यहाँ पे हो जाएगा आंसर डी, नन ऑफ दीज। फुल नाइट स्टैंड्स फॉर, फुल नाइट का मतलब क्या होता है? रेलवे में फुल नाइट का मतलब होता है रात्रि के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक। तो यहाँ में आंसर देखेंगे हम लोग, रात्रि के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर वीकली वर्किंग आवर्स ऑफ ईआई एम्प्लॉय? ईआई एम्प्लॉय का वीकली वर्किंग आवर जो होता है वो 72 + 3, टोटल 75 घंटे का होता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी, 75। रफीक मसीह केस इज रिलेटेड टू विच इशू? रफीक मसीह केस किस मुद्दे से संबंधित है? ये एक एक्सेस पेमेंट से रिलेटेड मुद्दा था, रफीक मसीह केस। जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन देख लेंगे, रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर, ओवर पेमेंट डिडक्शन, नन ऑफ दिस। यहाँ पे एक्सेस पेमेंट से रिलेटेड हमारा ओवर पेमेंट डिडक्शन से हो जाएगा, अधिक भुगतान को डर्टी। आंसर हम लोग देख लेंगे 10 का, यहाँ पे
10 का सी ओवर पेमेंट डिडक्शन से संबंधित है, रफीक मसीह केस। विच मास्टर सर्कुलर इज रिलेटेड टू एसोसिएशन, एसोसिएशन संबंधित मुख्य परिपत्र कौन सा है? तो हमारा 17 हो जाएगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस से, 34 हमारा सीनियरिटी से, 65 ये हमारा 65 एसोसिएशन से संबंधित। यहाँ पे आंसर हम लोग देख लेंगे 11 का सी। यहाँ पे हमारा है एसोसिएशन संबंधित मास्टर सर्कुलर 65। विच मास्टर सर्कुलर रिलेटेड टू चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस से हमारा रिलेटेड मास्टर सर्कुलर 17 है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। विच मास्टर सर्कुलर रिलेटेड टू सीनियरिटी ऑफ नॉन गेस्टेड स्टाफ, सीनियरिटी ऑफ नॉन गेस्टेड स्टाफ से रिलेटेड मास्टर सर्कुलर हमारा 34 आता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेंगे 18, 34। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा 34, सीनियरिटी ऑफ नॉन गेस्टेड स्टाफ मास्टर सर्कुलर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, विच मास्टर सर्कुलर रिलेटेड टू पेंशनर ग्रीवांसेस, पेंशन भोगियों की शिकायतों से संबंधित मुख्य परिपत्र कौन सा है? तो यहाँ पे देखेंगे 1935 63, हमारा ख्याल से 63 होना चाहिए। आंसर देख लेता हूँ 14 का सी 63 मास्टर सर्कुलर पेंशनर से रिलेटेड है, पेंशनर ग्रीवांस। पेंशन अदालत इज हेल्ड ऑन विच डेट ऑफ दिसंबर, पेंशन अदालत दिसंबर महीने के किस तिथि को आयोजित की जाती है? तो पेंशन अदालत हर एक दिसंबर महीने के 15 तारीख को आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेंगे 5, 15, 22। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15 दिसंबर को पेंशन अदालत आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस रिलेटेड टू VSHO, तो हमारा ये सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड केस है। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे वोमेन सेफ्टी से रिलेटेड हमारा यहाँ पे हो जाएगा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस रिलेटेड टू VSHO, ये हमारा वोमेन सेफ्टी से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ट्रैकमैन 1 एज पर RB 44/2019, RB 44/2019 के अनुसार ट्रैकमैन 1 का प्रतिशत कितना है? ट्रैकमैन का जनरली 4 कोटि होते हैं, ट्रैकमैन 1, ट्रैकमैन 2, ट्रैकमैन 3 और ट्रैकमैन 4। तो हमारा ट्रैकमैन 1 का यहाँ पे कैडर के हिसाब से 10% दिया गया है, ट्रैकमैन 2 को 20%, ट्रैकमैन 3 को भी 20% और ट्रैकमैन 4 को 50% निर्धारित है। तो यहाँ पे ट्रैकमैन 1 का बोल रहा है तो हमारा 10% यहाँ पे दिया गया है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए 10%। विच पोस्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर PWBD, PWBD के लिए कौन सा पद उपयुक्त नहीं है? तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन हेल्पर सिग्नल एंड टेलीकॉम, हेल्पर इलेक्ट्रिकल, हेल्पर मैकेनिकल, नन ऑफ दिस। PWBD को भर्ती जनरली सभी कोटियों में किया जाता है इनिशियली अपॉइंटमेंट में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नन ऑफ दिस हो जाना चाहिए। आंसर देख लेता हूँ 18 का डी, यहाँ हमारा हो जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर प्लेसिंग एन एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन, किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म? तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म 1 सस्पेंशन के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म 2 डीम्ड सस्पेंशन के लिए और स्टैंडर्ड फॉर्म 3 आपका ये चार्ज ऑफिशियल कर्मचारी जो सस्पेंड होता है वो साइन करके देता है जीविकोपार्जन के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सस्पेंशन के लिए SF1 इशू किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर डीम्ड सस्पेंशन ऑफ रेलवे, डीम्ड सस्पेंशन के लिए हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म 2। स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर, रिवोकेशन ऑफ जो भी कर्मचारी सस्पेंड होता है उसके रिवोकेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 4 इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म 3, स्टैंडर्ड फॉर्म 4, यहाँ पे हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म 4। स्टैंडर्ड फॉर्म 6 हमारा यहाँ पे रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर ऑर्डर रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किया जाता है? यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म 7। ऑप्शन देख लेंगे SF7 हमारा हो जाएगा इंक्वायरी ऑफिसर के, और स्टैंडर्ड फॉर्म 8 हो जाएगा प्रस्तुति अधिकारी के लिए। MSCP स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर, MSCP योजना किस वर्ष में लागू की गई थी? तो हमारा 1/9/2008 से लागू किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी
व्हाट इज द मेडिकल कैटेगरी ऑफ पॉइंट्समैन? पॉइंट्समैन की मेडिकल श्रेणी क्या है? पॉइंट्समैन जो कि हमारे ख्याल से इसका A2 आंसर होना चाहिए, A3 A1 नहीं, A1 भी नहीं होगा। पॉइंट्समैन का मेडिकल कैटेगरी A2 होगा। यहाँ पे ऑप्शन देख लेता हूँ 24 का, 24 का बी, 24 का बी A2। यहाँ पे पॉइंट्समैन के लिए जो मेडिकल कैटेगरी इनिशियल अपॉइंटमेंट में हमारा A2 मेडिकल परीक्षा किया जाता है। व्हाट इज द मेडिकल कैटेगरी ऑफ ट्रैकमैन? ट्रैकमैन की मेडिकल श्रेणी इसके लिए हमारे ख्याल से B1 होना चाहिए। ट्रैकमैन का मेडिकल श्रेणी, ऑप्शन देख लेता हूँ 25 का, 25 का D, B1 मेडिकल ट्रैकमैन की मेडिकल श्रेणी B1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, इन विच सेक्शन ऑफ आरटीआई इज देयर ए डिस्क्रिप्शन अबाउट एग्जेम्पशन क्लॉजेज? आरटीआई के किस अनुभाग में छूट संबंधी प्रावधानों का विवरण दिया गया है? जो भी लोग आरटीआई डील करते हो तो उनके लिए एक मालूम होगा 8.1 जे इस्तेमाल होता है, उसमें छूट का प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेक्शन 7(8), यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेक्शन 8 में छूट संबंधी प्रावधानों का विवरण दिया गया है। अब हम लोग आंसर भी देख लेते हैं 26 का, 26 का B8। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, आरटीआई एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम विच ईयर? आरटीआई एक्ट 2005 से लागू किया गया है। 27 का C, 2005 से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, व्हेन वाज जेसीएम इनिशिएटेड इन द इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे में जेसीएम की शुरुआत कब हुई थी? जेसीएम ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी इसे बोला जाता है। इसकी शुरुआत भारतीय रेलवे में 1965-66 के आसपास हुआ था। यहाँ पे आंसर तो नहीं है, नन ऑफ दीज होना चाहिए। 28 का आंसर देख लेता हूँ, 28 का D, नन ऑफ दीज। जेसीएम का शुरुआत 1966 में भारतीय रेलवे में किया गया था, इसका सही आंसर होना चाहिए। Who can preside over the प्रेम मीटिंग इन डिवीजन? डिवीजन में प्रेम बैठक की अध्यक्षता कौन सा कर सकता है? तो डिवीजन में प्रेम मीटिंग की अध्यक्षता डीआरएम महोदय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ रेलवे एम्प्लॉय? रेलवे कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की स्थिति में पेंशन के रूपांतरण का प्रतिशत क्या है? तो ये हमारा 40% है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। हमारा आंसर हो जाएगा C। ऑफिस रिकॉर्ड्स कैन बी वीडेड आउट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? कार्यालय के अभिलेखों को कितने वर्षों के बाद हटाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे 7 साल, 14 साल, 21 साल, एज पर प्रिस्क्राइब्ड डिटेंशन शेड्यूल। तो हमारा जो भी निर्धारित प्रतिधारण अनुसूची है उसके अनुसार ही कौन कौन से अभिलेख हैं उसमें विवरण दिया गया है, उसी के अनुसार हम लोग अभिलेखों को हटाने का काम करते हैं। एज पर ऑफिस प्रोसीजर में हमारा ये सारा चीज दिया गया है। इनकैशमेंट ऑफ लीज इज अलाउड अप टू मैक्सिमम हाउ मेनी डेज? छुट्टी का नकदीकरण अधिकतम कितने दिनों तक अनुमत है? तो छुट्टी का नकदीकरण एक बार में मैक्सिमम 10 बार और पूरे सेवा काल में 6 बार, मतलब 60 दिन का, और रिटायरमेंट पे 300 दिन का मिलता है। यहाँ पे इनकैशमेंट ऑफ लीज अलाउड अप टू मैक्सिमम हाउ मेनी डेज? तो एक बार में पूछ रहा है या पूरे सेवा में? क्वेश्चन थोड़ा सा ये स्पष्ट नहीं लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हु इज ऑथोराइज्ड टू अमेंड द पास रूल? पास नियमों में संशोधन करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन देख लेंगे, डीआरएम, एजीएम, पीसीपीओ, रेलवे बोर्ड। तो हमारा पास नियम में जो भी संशोधन करना है वो रेलवे बोर्ड कर सकता है, जो भी संशोधन करना है। डीए इज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ? डीए की गणना निम्न के प्रतिशत के रूप में की जाती है। तो डीए जो भी हमारा कैलकुलेशन किया जाता है वो बेसिक पे सिर्फ किया जाता है, तो हमारा हो जाएगा बेसिक पे ओनली। द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स कम इनटू फोर्स ऑन? रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल कब से लागू किया गया है? तो हमारा 1968 से लागू किया गया है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेबल टू रेलवे एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट? रिटायरमेंट के समय किसी भी कर्मचारी को मैक्सिमम कितना ग्रेच्युटी दिया जाता? तो हमारा यहाँ पे वर्तमान में 25 लाख रुपया, और इससे पूर्व जब 7th पे कमीशन आया था तो उस समय 20 लाख रुपया दिया जाता था, और डीए के बढ़ने के कारण
50% बढ़ने के कारण इसे भी बढ़ा दिया गया है, तो अब हमारा 20 लाख से 25 लाख ग्रेचुइटी कर दिया गया है। When did the railway service conduct rules come into force? रेलवे सेवा आचरण नियम कब से लागू? तो ये हमारा 1966 से लागू है। मिनिमम क्वालिफाइंग ईयर्स ऑफ सर्विस फॉर एक्सेप्टिंग रिक्वेस्ट फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस हमारा 20 साल होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी 20 ईयर्स। एनपीए इज पेड टू विच क्लास ऑफ रेलवे एम्प्लॉय? एनपीए मतलब होता है नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, तो ये डॉक्टरों को दिया जाता है। तो ऑप्शन देख लेंगे, ट्रैकमैन, पॉइंट्समैन, टावर वैगन ड्राइवर, नन ऑफ दीज। यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। विच टाइप ऑफ क्वार्टर इज अलॉटेड टू रेलवे एम्प्लॉय हैविंग ग्रेड पे ऑफ 2400? 2400 के ग्रेड पे वाले रेलवे कर्मचारी को किस टाइप का क्वार्टर आवंटित किया जाता है? टाइप 3 क्वार्टर प्रदान किया जाता है। तो हमारा हो जाएगा 2400 ग्रेड पे वाले को भी टाइप 3 क्वार्टर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, व्हाट इज द नॉर्मल रिटेंशन पीरियड इन टर्म्स ऑफ मंथ फॉर रिटेंशन ऑफ क्वार्टर्स इन केस ऑफ रिटायरमेंट और नॉर्मल रेंट? सामान्य किराए पर सेवानिवृत्ति की स्थिति में मकान को कितने महीने तक अपने पास रखने की सामान्य अवधि होती है? तो रिटायरमेंट के समय नॉर्मल लाइसेंस फी जो भी लगता है वो 4 महीने के लिए कर्मचारी नॉर्मल लाइसेंस फी पे रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, व्हाट इज द रिटेंशन पीरियड इन टर्म्स ऑफ मंथ फॉर द रिटेंशन ऑफ ए हाउस इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए रेलवे एम्प्लॉय ऑन नॉर्मल रेंट? सामान्य किराए पर रेलवे कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में मकान को कितने महीनों तक अपने पास रखने की अवधि है? तो डेथ केस में नॉर्मल लाइसेंस फी पे 2 साल के लिए रेलवे आवास को होल्ड करके रख सकते हैं। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे 12, 24, 36। यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी 24 मंथ। विच आरबी इज रिलेटेड टू नेशनल हॉलीडे अलाउंस? नेशनल हॉलीडे अलाउंस से कौन सा आरबी रिलेटेड है? इसका आंसर तो नहीं मालूम है, देख लेता हूँ 43 का। 43 का ए 108/2017 जो है नेशनल हॉलीडे अलाउंस से रिलेटेड आरबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, विच आरबी इज रिलेटेड टू ग्रुप बी सिलेक्शन? ग्रुप बी सिलेक्शन से कौन सा आरबी रिलेटेड है? तो आरबी 9/25, 10/25, 10/25 जो है वो ग्रुप सी से ग्रुप बी में प्रमोशन के लिए एक सर्कुलर आया था, जिसमें सारे ऑर्गेनाइज्ड सर्विस में जितने भी एलिजिबल कर्मचारी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पहले था कि एक वैकेंसी पे 5 लोग को बुलाना होता था, 2 वैकेंसी पे 8 लोग को, और 3 से प्लस वाले पे 3 टाइम्स बुलाना होता था। तो उसे संशोधन करके अब जितने भी एक पोस्ट आएगा तो उसके लिए जितने भी कर्मचारी एलिजिबल होंगे उस सभी लोग को बुलाया गया। और प्लस इसमें एक आया था कि जो भी आउटस्टैंडिंग वाला फार्मूला था उसे हटा दिया गया था। तो ये आरबी बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो ये आरबी 10/25 ग्रुप बी के सिलेक्शन से रिलेटेड है। एनडीए इज एडमिजिबल फॉर विच पीरियड ऑफ टाइम? एनडीए कितने समय, नाइट ड्यूटी अलाउंस कितने समय के लिए मान होता है? तो जो भी रात्रि के 10 बजे से लेकर 6 बजे तक काम करते हैं उन्हें नाइट ड्यूटी अलाउंस प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। हाउ मेनी मिनट्स ऑफ रेट कैलकुलेटेड एनडीए फॉर ईच आवर? प्रत्येक घंटे के लिए एनडीए की गणना में कितने मिनट की दर शामिल है? तो हर एक घंटे के लिए 10 मिनट का वेटेज उन्हें प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे 10 मिनट। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 मिनट की दर से एनडीए की गणना किया जाता है प्रत्येक घंटे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, फॉर सिलेक्शन ग्रेड व्हाट ग्रेड पे इज प्रिस्क्राइब? चयन ग्रेड के लिए क्या ग्रेड वेतन निर्धारित है? चयन ग्रेड सिलेक्शन ग्रेड के लिए, जो कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के बाद हमारा सिलेक्शन ग्रेड स्टार्ट होता है, तो वो हो जाएगा हमारा 8700 से स्टार्ट होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी 47 का। आंसर देख लेता हूँ 47 का सी। फॉर स्टेशन मास्टर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट व्हाट ग्रेड पे इज प्रिस्क्राइब्ड? स्टेशन मास्टर की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित ग्रेड वेतन क्या है? जो भी स्टेशन मास्टर अपॉइंट होते हैं सीधी भर्ती में उन्हें 4200 से अपॉइंटमेंट दिया जाता है। तो हमारा आंसर देख लेंगे 2800, 4200, 4600, 4800। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी 4200। 48 का देख लेता हूँ, 48 का बी 4200। हॉस्टल सब्सिडी इज पेबल अप टू विच क्लास? हॉस्टल सब्सिडी कितने कक्षा तक दे है? तो हॉस्टल सब्सिडी हमारा 12वीं कक्षा तक दिया जाता है। तो ऑप्शन देख लेंगे 8, 10, 12। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी 12।
हॉस्टल सब्सिडी इज एडमिजिबल फॉर हाउ मेनी चिल्ड्रंस ऑफ रेलवे एम्प्लॉय। हॉस्टल सब्सिडी रेलवे कर्मचारियों के कितने बच्चों के लिए स्वीकार है? तो दो जीवित बच्चों के लिए हॉस्टल सब्सिडी दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3। तो हमारा हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, दो बच्चों के लिए हॉस्टल सब्सिडी स्वीकार है। इन विच ईयर एनपीएस हैज बीन इंट्रोड्यूस टू रेलवे एम्प्लॉय। रेलवे कर्मचारियों के लिए एनपीएस किस वर्ष से शुरू किया गया? तो हमारा 1/1/2004 से लागू किया गया, ऑप्शन सी। विच लेबर एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1923। 1923 में कौन सा श्रम अधिनियम लागू हुआ था? ऑप्शन हम लोग देखेंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये हमारा 1947 में आया था। मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 में आया था। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट हमारा 1923 से लागू है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। 1947 में कौन सा श्रम अधिनियम लागू हुआ था? 1947 में हमारा देख लें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है वो 1947 से लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। विच लेबर एक्ट कैम इनटू फोर्स इन 1948। 1948 में यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा श्रम अधिनियम लागू हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ये हमारा 1947 में है। मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 से लागू है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। विच लेबर एक्ट कैम इनटू फोर्स इन 1926। 1926 में कौन सा श्रम अधिनियम लागू हुआ? 1926 यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, ट्रेड यूनियन एक्ट। यहाँ पे ट्रेड यूनियन एक्ट हमारा 1926 से लागू हुआ। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, 1926 से ट्रेड यूनियन एक्ट। हाउ मेनी मैक्सिमम डेज टीए इज पेबल एट वन टाइम। मैक्सिमम टीए कितने दिनों के लिए एक बार में स्वीकार होता है? तो हमारा मैक्सिमम 180 दिन एक बार में टीए क्लेम कर सकता है। तो ऑप्शन देखेंगे 90 डे, 120 डे, 180 डे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 180 डे। एट प्रेजेंट व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड पे इंटरेस्ट रेट वर्तमान में क्या है? वर्तमान में पीएफ पे इंटरेस्ट रेट 7.1 है। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे 6.5, 7, 7.5, डी में नन ऑफ दीज। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर एक एग्जाम में करंट के रूप में पूछे जाते हैं। जैसे पीएफ पे इंटरेस्ट रेट क्या है, एचबीए पे इंटरेस्ट रेट क्या है, कंप्यूटर एडवांस पे इंटरेस्ट रेट क्या है। तो ये सब वीवीआई क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम में बार बार चेंज होते रहते हैं, साल दर साल। राशन मनी अलाउंस भी बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रेट पीएफ पे वर्तमान में 7.1 है। यहाँ पे हो जाएगा आंसर हमारा डी, नन ऑफ दीज। हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर लेवल 2 स्टाफ। लेवल 2 स्टाफ की नियुक्ति कौन करता है? तो ये एमएसओपी का पार्ट है। लेवल 1 के लिए हमारा एपीओ एलिजिबल है। लेवल 2 के लिए हमारा सीनियर स्केल ऑफिसर एलिजिबल है नियुक्ति के लिए। तो हमारा हो जाएगा डीपीओ। सीनियर डीपीओ हमारे लेवल 6 एंड एबव सीनियर डीपीओ कर सकते हैं। Who is the disciplinary authority for level 6 स्टाफ ऑफ ट्रैफिक डिपार्टमेंट। ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लिए लेवल 6 स्टाफ के लिए कौन है? तो लेवल 6 के लिए जनरली जेएचई डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एओएम, ये तो हमारा असिस्टेंट रैंक का हो गया। डीओएम हमारा सीनियर स्केल, सीनियर डीओएम। सीनियर डीओएम हमारे जूनियर स्केल, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के ऑफिसर हैं। और लेवल 6 के लिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी प्राधिकारी भी है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, सीनियर डीओएम। लेबर कम्स अंडर विच लिस्ट। श्रम किस सूची के अंतर्गत आता है? कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची। यहाँ पे आंसर हम लोग देख लेते हैं 60 का। 60 का आंसर हमारा ए दे रहा है, समवर्ती सूची। श्रम है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। एलएपी इज एडमिजिबल फॉर हाउ मेनी डेज इन ए ईयर। एलएपी एक वर्ष में कितने दिनों के लिए मान्य है? आंसर थोड़ा सा, क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। एलएपी एक वर्ष में कितनों दिनों के लिए मान्य है? एक साल में एलएपी तो 30 मिलता है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है एलएपी एक वर्ष में कितने दिनों के लिए मान्य है। एलएपी इज एडमिजिबल फॉर हाउ मेनी डेज इन ए ईयर। एडमिजिबल 30, यहाँ पे ऑप्शन सी 30 होना चाहिए। आंसर देख लेता हूँ।
61 का सी 30। LAP एक साल में कितना दे है ऐसे रहता तो यहाँ पे हो जाता है एडमिजिबल मान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। LHAP इज एडमिजिबल फॉर हाउ मेनी डेज इन ए ईयर। LHAP एक वर्ष में कितने दिनों के लिए मान्य है? तो LHAP एक साल में हमारा 10-10 के हिसाब से 2 पीरियड में 20 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा एक साल में LHAP 20 दिया जाता है। पैटर्निटी लीव इज एलिजिबल अप टू विच मंथ आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के जन्म के बाद किस महीने तक व्यतीत अवकाश लिया जा सकता है? तो 6 महीने तक, बच्चे के जन्म से 6 महीने तक व्यतीत अवकाश लिया जा सकता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए 6। व्यतीत अवकाश कितने दिनों के लिए दिया जाता है? तो ये हमारा 15 दिन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 डे। पोस्ट रिटायरमेंट पासेस एलिजिबल टू विच ग्रेड पे ऑफ रेलवे एम्प्लॉय। रेलवे कर्मचारियों के किस ग्रेड वेतन के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के पास मान्य होते हैं? तो जो भी हमारे रेलवे कर्मचारी हैं, चाहे वो 1800 में, 1900 में हो, 2000 में हो, 2400, 2800, 4200, जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं 1800 एंड एबव, उससे अधिक, तो उन सभी को पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास प्रदान किया जाता है। प्रिविलेज पास इज वैलिड फॉर अप टू हाउ मेनी मंथ्स। प्रिविलेज पास की वैधता पूछा जाता है, वर्तमान में 4 महीना हो गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा 4 मंथ। PTO इज वैलिड फॉर अप टू हाउ मेनी मंथ्स। PTO भी हमारा वैलिडिटी 4 मंथ ही होगा। फॉर अप टू हाउ मेनी मंथ्स GM कैन गिव एडिशनल चार्ज टू SAG ऑफिसर्स। SAG ऑफिसर्स को एडिशनल चार्ज कितने दिनों के लिए दिया जा सकता है? SAG ऑफिसर्स को 3 महीना और JAG ऑफिसर्स को 6 महीना एडिशनल चार्ज दिया जा सकता है। तो यहाँ पे SAG के बारे में पूछा है, तो 3 महीना हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। For up to how many months GM can give APA to SAG ऑफिसर। एडिशनल पोस्ट अलाउंस SAG ऑफिसर को जब 3 महीना होगा तो 3 महीने के लिए ही एडिशनल पोस्ट अलाउंस प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा फॉर अप टू हाउ मेनी मंथ्स GM कैन गिव एडिशनल चार्ज टू JAG ऑफिसर। तो JAG ऑफिसर्स के लिए 6 महीना एडिशनल पोस्ट अलाउंस, एडिशनल पोस्ट चार्ज दिया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, 8, 9 नन ऑफ दीज। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नन ऑफ दीज। JAG के लिए 6 महीने का अतिरिक्त भार दिया जा सकता है। फॉर अप टू हाउ मेनी मंथ्स GM कैन गिव APA टू JAG ऑफिसर्स। एडिशनल पोस्ट अलाउंस JAG ऑफिसर्स को 6 महीने के लिए दिया जा सकता है। तो ऑप्शन देख लेंगे 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी 6 मंथ। GM कैन नॉट गिव एडिशनल चार्ज फॉर विच पोस्ट। GM किस पद के लिए अतिरिक्त देख रेख का दायित्व नहीं दे सकते हैं? तो ऑप्शन हम लोग देख लेंगे SGM, SDGM, DGMD। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी SDGM। SDGM को अतिरिक्त देख रेख का दायित्व नहीं दिया जा सकता है। आफ्टर हाउ मेनी डेज डबल चार्ज अलाउंस इज एडमिजिबल। डबल चार्ज अलाउंस वर्तमान में नहीं दिया जाता, इसे एडिशनल पोस्ट अलाउंस वर्तमान में कर दिया गया है, जो कि कितने दिनों के बाद? तो हमारा 45 दिनों के बाद कोई भी कर्मचारी अगर उस पद पे कार्यरत है तो उसे एडिशनल पोस्ट अलाउंस प्रदान किया जाता है, बेसिक पे का 10%। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इन किलोमीटर फ्रॉम हेडक्वार्टर फॉर टीए। टीए के लिए मुख्यालय से न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 8 किलोमीटर होना चाहिए, तभी टीए क्लेम कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए 8। व्हाट इज द मिनिमम पेंशन प्रिस्क्राइब इन रुपीज इन 7th CPC। 7वां पे कमीशन के अनुसार निर्धारित न्यूनतम पेंशन 9000 रुपया निर्धारित है हमारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 9000 रुपया। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन ऑफ SC इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में SC का रिजर्वेशन परसेंटेज, तो SC के लिए हमारा 15% और ST के लिए 7.5%। तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। विच कंडक्ट रूल प्रिस्क्राइब नॉर्म्स रिलेटेड टू कनेक्शन विथ प्रेस मीडिया। प्रेस मीडिया से रिलेटेड मानदंड कौन सा रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल हमारा आता है? तो 5 हमारा आ जाता है चुनाव में भाग लेने से। 6 हमारा संघ संगठन भाग लेने से। 7 हमारा हो जाएगा धरना प्रदर्शन से। और 9 हमारा हो जाएगा सरकार की आलोचना करने से। और 8 हमारा हो जाएगा प्रेस मीडिया। तो प्रेस मीडिया से रिलेटेड जो हमारा जो भी रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल होता है वो हमारा रूल 8D हो जाएगा। विच कंडक्ट रूल प्रिस्क्राइब नॉर्म्स रिलेटेड टू क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। कौन सा आचरण नियम सरकारी नीति की आलोचना से संबंधित मानदंडों को निर्धारित करता है? हमारा
सरकार का आलोचना नहीं करना है, हमारा रूल 9 में बताया गया है। तो 5 हमारा चुनाव में भाग लेने से है, 7 हमारा धरना प्रदर्शन करने से है, 9 हमारा सरकार की आलोचना, 8 प्रेस मीडिया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी 9। विच कंडक्ट रूल प्रिस्क्राइब नॉर्म्स रिलेटेड टू डिमॉन्स्ट्रेशन, कौन सा आचरण नियम प्रदर्शन से संबंधित मानदंडों को निर्धारित करता है? तो धरना प्रदर्शन हमारा रूल 7 में बताया गया है, 5 में हमारा चुनाव है, 7 में है हमारा धरना प्रदर्शन, 8 में प्रेस मीडिया और 9 में सरकार की आलोचना। तो हमारा प्रदर्शन से रिलेटेड है, हमारा हो जाएगा बी रूल 7। विच कंडक्ट रूल प्रिस्क्राइब्स नॉर्म्स रिलेटेड टू टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में भाग लेने से हमारा रूल 5 हो जाएगा ए। हाउ मेनी प्रेम मीटिंग्स आर प्रिस्क्राइब्ड एट जोनल रेलवे इन ए ईयर, जोनल रेलवे में जो भी प्रेम मीटिंग होता है क्वार्टरली किया जाता है, तो 3 महीने में एक बार और साल में 4 बार। तो जोनल रेलवे में प्रेम मीटिंग हमारा सी, एक वर्ष में 4 बार प्रेम का बैठक निर्धारित किया जाता है। हाउ मेनी प्रेम मीटिंग्स आर प्रिस्क्राइब्ड एट डिविजनल लेवल इन ए ईयर, प्रेम का मीटिंग जो भी होता है वो सभी जगह समान रूप से 3 महीना में एक बार कराया जाता है। तो मंडल स्तर पर भी प्रेम का बैठक 4 बार हो जाएगा एक साल में। हाउ मेनी प्रेम मीटिंग्स आर प्रिस्क्राइब्ड एट रेलवे बोर्ड लेवल इन ए ईयर, रेलवे बोर्ड स्तर पर एक वर्ष में कितने प्रेम बैठकें निर्धारित किया जाता है? प्रेम का मीटिंग हर एक 3 महीने में एक बार किया था, तो रेलवे बोर्ड स्तर पर भी एक साल में 4 मीटिंग्स होने चाहिए, ऑप्शन सी। थोड़ा सा ये प्रेम वाला कंफ्यूजन लग रहा है, इसको बाद में हम लोग देख लेंगे। हु इज द कन्वेनर ऑफ प्रेम मीटिंग्स एंड रेलवे एट रेलवे जोनल लेवल, रेलवे क्षेत्रीय स्तर पर प्रेम बैठकों का संयोजक कौन करता है? तो क्षेत्रीय स्तर पर प्रेम बैठक का संयोजक हमारे एजीएम या पीसीपीओ करते हैं। तो ऑप्शन देख लेंगे हमारा पीसीपीओ, डीजीएमजी, एजीएम, जीएम। यहाँ पे ऑप्शन ए भी सही है, सी भी सही है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, आंसर देख लेता हूँ 84 का, 84 का डीजीएमजी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है। प्रेम का बैठक रेलवे क्षेत्रीय स्तर पर जो संयोजक होते हैं वो एजीएम या पीसीपीओ करते हैं। आंसर यहाँ पे डीजीएमजी दे रहा है, इसका हम लोग बाद में देख लेंगे 84 का। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ ईयर्स फॉर विच लीव विदाउट पे कैन बी ग्रांटेड, बिना वेतन के अवकाश अधिकतम कितने वर्षों के लिए दिया जा सकता है? तो बिना वेतन के अवकाश अधिकतम 5 वर्षों के लिए दिया जा सकता है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे 3, 4, 5, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा 5। विच सर्कुलर इज रिलेटेड टू वन वे स्विच फ्रॉम एनपीएस यूपीएस टू एनपीएस, यूपीएस से एनपीएस में एक तरफा स्विच से संबंधित सर्कुलर कौन सा है? ये नया सर्कुलर आया था आरबी 91/25, 92/25, 93/25। ऑप्शन आंसर हम देख लेता हूँ 86 का ए। आरबी 91/25 जो है, जो यूपीएस से एनपीएस में वन वे स्विच के लिए आया था। तो हमारा याद रखेंगे हम लोग, यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने के लिए 91/25 आरबी आया था। विच इज नॉट ए प्राइमरी मैन पावर प्लानिंग टूल, इनमें से कौन सा प्राथमिक मानव संसाधन नियोजन उपकरण नहीं है? तो हम लोग देख लेंगे वैकेंसी रजिस्टर, ये हमारा एमपीपी का पार्ट है। बेंच मार्किंग, ये भी हमारा एमपीपी का पार्ट है। स्टाफ रोस्टर, ये भी हमारा एमपीपी का पार्ट है। डिमांड फॉर ग्रांट, ये हमारा बजट का पार्ट है, तो हमारा ये एमपीपी में नहीं आता है। ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा डिमांड फॉर ग्रांट। व्हाट आर द मिनिमम क्वालिफाइंग ईयर ऑफ सर्विस फॉर फुल पेंशन इन रेलवे अंडर एनपीएस, एनपीएस के तहत रेलवे में पूर्व पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि कितने वर्ष है? जनरली एनपीएस में पेंशन नहीं दिया जाता, वो जितना भी कॉर्पस उसका जमा होता है उसके हिसाब से उसे पेंशन प्रदान होता है। तो कोई भी कर्मचारी अगर 10 साल का सेवा पूर्ण कर लिया हो तो वो पेंशन पाने के लिए हकदार होता है। तो मेरे ख्याल से 20, 25, 30 नॉन ऑफ दीज होना चाहिए। 88 का डी, 88 का डी। एनपीएस के तहत पूर्ण पेंशन प्राप्त कर न्यूनतम सेवा अवधि, कोई भी कर्मचारी अगर एनपीएस में है और उसने अगर 10 साल सर्विस पूर्ण कर लिया तो वो किसी भी तरह का पेंशन पाने के लिए हकदार हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, द चाइल्ड केयर लीव इज अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ईयर्स। बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी किस आयु तक के बच्चों के लिए उपलब्ध है? तो बच्चों की चाइल्ड केयर लीव हमारा 18 साल तक के बच्चों के लिए दिया जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा 18 साल। कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन इज रिस्टोर्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? पेंशन का परिवर्तित हिस्सा कितने वर्षों के बाद बहाल किया जाता है? तो हमारा 15 साल हो जाएगा। कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन जो है वो 15 साल के बाद रीस्टोर कर दिया जाता है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 साल। ए डेमी ऑफिशियल लेटर डीओ इज यूज्ड व्हेन? अर्ध अधिकारी पत्र का प्रयोग तब किया जाता है जब करस्पॉन्डेंस बिटवीन ऑफिसर फॉर कॉन्फिडेंशियल पर्पस, इस पर्पस के लिए डीओ लेटर नहीं दिया जाता है। करस्पॉन्डेंस बिटवीन ऑफिसर फॉर रिकॉर्डिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग, इस पर्पस के लिए भी डीओ लेटर नहीं दिया जाता है। करस्पॉन्डेंस बिटवीन ऑफिसर्स फॉर डिसिप्लिनरी केसेस, इस पर्पस हेतु भी डीओ लेटर नहीं दिया जाता है। करस्पॉन्डेंस बिटवीन ऑफिसर्स फॉर अर्जेंट केसेस, इस केसेस में डीओ लेटर दिया जा सकता है। तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा डी, करस्पॉन्डेंस बिटवीन ऑफिसर्स फॉर अर्जेंट केसेस। हु इज द फर्स्ट आईआरपीएस टू बिकम द मेंबर स्टाफ? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आईआरपीएस के पहले सदस्य कौन है जो मेंबर स्टाफ बने? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे रागिनी येचूरी, मनोज पांडे, अरुणा नायर, नन ऑफ दीज। हमारा जो पहले आईआरपीएस जो मेंबर स्टाफ बने थे वो मनोज पांडे बने थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा मनोज पांडे। हु इज द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर आईआरपीएस? आईआरपीएस का कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो होते हैं हमारे सीईओ, चेयरमैन, सीआरबी होते हैं। सीईओ एंड चेयरमैन रेलवे बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा आईआरपीएस कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, चेंज रिक्वेस्ट सबमिटेड बाय एम्प्लॉय फॉर करेक्शन इन एचआरएमएस डाटा इज विजिबल इन विच मॉड्यूल? चेंज रिक्वेस्ट जो भी होता है वो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के माध्यम से किया जाता है एचआरएमएस में। हम लोग देख लेंगे ईएसएस, एम्प्लॉय मास्टर, ईएसआर, नन ऑफ दिस। हमारा हो जाएगा यहाँ पे ईएसएस, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में चेंज रिक्वेस्ट सबमिट किया जाता है किसी भी प्रकार का करेक्शन के लिए एचआरएमएस में। Subsistence allowance during suspension is permissible up to how many % for the first 3 months? निलंबन के दौरान पहले 3 महीनों के लिए निर्वाह भत्ता कितने प्रतिशत तक दिया जा सकता है? जनरली निलंबन पे 50% उसका निर्वाह भत्ते के रूप में दिया जाता है, और यदि फिर से सस्पेंशन एक्सटेंड होता है तो यदि वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से बढ़ा हो तो 25% से बढ़ जाएगा, मतलब सब्सिस्टेंस अलाउंस का 50% से बढ़ा दिया जाता है। तो हमारा हो जाएगा 50 + 50 का 50% मतलब 25, तो हो जाएगा 50 + 25 75। और यदि कर्मचारी की वजह से सस्पेंशन एक्सटेंड हो गया हो तो 50% से घटा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 50 माइनस 50 का 50%, तो हमारा हो जाएगा 50 - 25 = 25%। तो निलंबन के दौरान पहले 3 महीनों के लिए निर्वाह भत्ता हमारा जो है 50% की दर से दिया जाता है। बिफोर रिटायरमेंट हाउ मेनी डेज ऑफ इनकेसमेंट ऑफ लीव आर परमिसिबल इन डिफरेंट स्पेल्स? सेवानिवृत्ति से पहले विभिन्न अवधियों में कितने दिनों की छुट्टी को नकद में परिवर्तित करना अनुमत है? तो सेवानिवृत्ति से पहले हमारा मैक्सिमम 60 दिन लिया जा सकता है 10-10 डे के स्पेल में। तो हमारा हो जाएगा 50, 60, 300, नन ऑफ दिस। हमारा हो जाएगा बी आंसर 60। और यदि सेवानिवृत्ति पे वो लीव इनकेसमेंट ले रहा हो तो 300 दिन का दिया जाता है। पीरियोडिसिटी ऑफ पीएनएम एट जोनल रेलवे लेवल इन वन सीन? क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर पीएनएम की अवधि एक बार होती है। तो पीएनएम का मीटिंग हर एक 3 महीने में किया जाता है, तो हमारा हो जाएगा 3 मंथ। 97 का आंसर देख लेता हूँ, 97 का बी 3 मंथ। इन आईआरईसी वॉल्यूम 1 एसवीएफ मैटर इज अवेलेबल एट? इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 एसवीएफ सामग्री निम्नलिखित स्थान पर उपलब्ध है। एसवीएफ मैटर जो भी है वो इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड के चैप्टर 8 में बताया गया है। तो हमारा देख लेंगे यहाँ पे चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी चैप्टर 8। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट केम इनटू फोर्स इन विच ईयर? सेक्सुअल हरासमेंट कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित अधिनियम 2013 से लागू हुआ है। तो आंसर हम लोग देख लेंगे 1993, 2003, 2013। ऑप्शन सी हो जाएगा 2013।
As per HOER rules, matrons are considered as which type of staff? HOER के अनुसार जो भी matrons हैं या सुपरवाइजरी स्टाफ हैं या ये स्टेनोग्राफर कैटेगरी के जो भी हैं वो HOER रूल्स के अंतर्गत एक्सक्लूडेड कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, एक्सक्लूडेड। ये हमारा हिंदी का पोर्शन है। ये एक वीडियो था जो कि OS 20% LDC CVT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था 22 दिसंबर 2025 को पूर्व मध्य रेलवे। अभी इसका फाइनल आंसर की नहीं आया है, कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें आंसर थोड़ा सा सही नहीं लग रहे थे। फाइनल आंसर की इसका आ जाता है तो फिर एक बार फिर से इसे देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी साथी हैं जो OS हो की तैयारी करते हैं या स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं या APO की तैयारी करते हैं उनके पास वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी हो सके। वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।